हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए चलाई गई हमारी एक खास सीरीज, और इसमें हम लोग अलग अलग कंपोनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड होंगे सब्जेक्ट क्वांट से, और ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पे हम डीआई, नंबर सीरीज या अर्थमेटिक के अलग अलग सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और सेशन छोटे होते हैं बट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, अगर आप अभी तक एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क मेंस के आपने पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं करे, चेक नहीं करे, तो आप छोटी सी गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर वो एग्जैक्टली क्वेश्चन आप देख के नहीं जाते हो तो आप आइडिया नहीं ले पाएंगे कि यार एग्जाम में चीज़ों को कैसे मुझे हैंडल करना है, किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, या एग्जैक्ट लेवल क्या होगा क्वेश्चंस का। तो वो आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले ये 4 साल के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माफ़ी चाहूँगा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। ठीक है, फिर भी हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, ये हमारा बैंकिंग एग्ज़ाम का एक महापैक कोर्स है। इस पे अभी एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इसमें भी जरूर इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और आपका अगर टारगेट ये 6 एग्ज़ाम है ना, ठीक है, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, एक बार इंफॉर्मेशन को पढ़ो और सोल्व करो प्लीज। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और सोल्व करो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन for the percentage of total work done by A, B, C, D, E and F is given in the pie chart। यहाँ पे कि कितने कितने परसेंट काम किया है, और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं कि A, B, C, D, E और F। ठीक है, कि ये कंप्लीट काम कितने दिन में करते हैं। ठीक है, अब देखो, A 10%, B 25%, A 10% करता है। ठीक है, तो 10% कितने दिन में करता है, और फिर 100% कितने दिन में करता है। ठीक है, ये देखेंगे, और बी सी डी ई एफ सबका जितना भी दिया है उसी हिसाब से हम बनाएंगे। बी 25% करता है, सी 15% करता है, डी 20% करता है, और ई 18% करता है, और एफ आपका 12% करता है। ठीक है, फिर 100% ये कितने टाइम में करेंगे वो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, पूरा का पूरा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ का, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इसी इंफॉर्मेशन पे भी हो सकते हैं और कंप्लीट काम पे भी हो सकते हैं, तो इसीलिए 2 तरह का सिनेरियो हमने यहाँ उठा लिया। देखो पहले क्या कह रहा है, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ, मुझे शक है कहीं मैंने, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड में आपको दे रहा हूँ, कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कि मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन ना की हो। तो रिकॉर्डिंग ऑन है, माफ़ करिएगा। देखो क्या कह रहा है, ए डिड हीज परसेंटेज ऑफ वर्क इन 3 days। ठीक है, कितना, 10%। अगर ए 10% 3 days में करता है तो 100% 30 days में करेगा। ठीक है, कितने दिन में करेगा, 30 days में। एंड शी टेक्स डबल द टाइम ऑफ ए टू कंप्लीट हीज परसेंटेज ऑफ वर्क। ठीक है, कौन सी 15%, डबल द टाइम, 3 का डबल 6, तो कंप्लीट काम कितने में करेगा, 6/15 इंटू 100। 3 से गया 5, 3 से गया 2, 5 से गया 20, तो सी इस काम को ये 6 days में करता है, तो 100% 40 days में करेगा। ठीक है, कितने डेज में करेगा, 40 days में। आगे देखो क्या कह रहा है, ए एंड एफ टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट देयर परसेंटेज ऑफ वर्क। ए एंड एफ भी 3 days ही लेता है, ए 3 days ले रहा है 10% को, तो एफ 12% के लिए 3 days ले रहा है, तो कंप्लीट के लिए 3/12 इंटू 100। 3 से गया 4, 4 से गया 25, तो 100% करेगा 25 days में। ठीक है, बी टेक्स द एवरेज टाइम ऑफ सी एंड डी टू कंप्लीट हिज परसेंटेज ऑफ वर्क। सी और डी का एवरेज, डी का भी मालूम नहीं है,
तो आगे देखते हैं। डी एंड ई टेक 4 and 9 days रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द, डी 4 days लेता है और ई 9 days लेता है, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखो, अगर डी 20% 4 days में करता है तो फिर 100% कितने में करेगा भाई? 20 का 5 टाइम, 4 का 5 टाइम, तो 20 days में करेगा, ठीक है। ये 18% 9 days में करता है तो 9/18 इंटू 100, तो ये कंप्लीट काम 50 days में करेगा, ठीक है। और अगर बी की बात करूं तो ये सी और डी का एवरेज, तो 6 + 4 10, 10/2, तो ये 25% 5 days में करेगा, तो कंप्लीट काम ये 20 days में करेगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास इससे रिलेटेड, तो ये तो सोल्व हो गई है। अब इस पे जो भी क्वेश्चन है वो हम 1 by 1 सोल्व करते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो, ये आपके क्वेश्चन है सारे के सारे, तो वीडियो को आप पॉज कर लें और पहले खुद से बनाएं सारे सवाल, फिर मेरे साथ दिए गए सॉल्यूशन में मैच कर लें इसको। देखो क्या कह रहा है कि ए, बी एंड सी इक्वली डिवाइड द वर्क एंड स्टार्ट वर्किंग। आफ्टर 6 days ऑफ वर्क ए लेफ्ट द वर्क। ए ने 6 दिन काम किया, ठीक है। ए लेफ्ट द वर्क विदाउट कंप्लीटिंग हिज पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। After C completed his part of work and then C also completed A's left part of work and B completed his own part of work, find the number of days by each of them to complete their respective work, ठीक है। अब देखो, पहले A, B और C की बात हो रही है। A कंप्लीट काम 30 days में करता है, ठीक है। B 20 days में करता है और C 40 days में करता है, ठीक है। A 30, B 20, C 40, A 30, B 20 और C 40, ठीक है। अगर टोटल वर्क है 120 यूनिट, तो इसकी एफिशिएंसी 4 होगी, इसकी 6 होगी और इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, ठीक है। तीनों ने इक्वली काम डिवाइड कर लिया, ए, बी और सी, मतलब ये 40 यूनिट करेगा, ये 40 करेगा, ये 40 करेगा। ए ने 6 दिन काम किया तो 6 दिन में ए कितना कर देगा? 6 × 4 24 यूनिट, ठीक है। विदाउट कंप्लीटिंग हिज वर्क लेफ्ट कर गया। आफ्टर सी कंप्लीटेड हिज पार्ट ऑफ वर्क एंड देन सी ऑल्सो कंप्लीट एज लेफ्ट पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है। तो सी को अपना काम करने में कितना टाइम लगा? 40/3 days, ठीक है। फिर सी ए का बचा हुआ काम करता है 40 - 24 16/3, ठीक है। और जो बी है वो अपना काम करता है, तो बी 40/6 days लेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? ये 2 से गया 20/3। तो ए ने किया 6 दिन, ठीक है। बी ने किया टाइम काम किया 20/3 और सी ने 40/3 अपना किया और 16/3 में ए का बचा हुआ काम कंप्लीट किया। इनमें 3 कॉमन आ गया, सब में ही 3 कॉमन आ गया। ये 6 3 = 18 प्लस ये 20 + 40 60 + 76, तो ये बन गया 76 और 8 84 94/3, तो ये बनेगा 31/3 days। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है जी सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 2 days डी जॉइंड विद हिम। आफ्टर 1 day ए लेफ्ट द वर्क एंड डी अलोन वर्क फॉर 3 days एंड हैव कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। ऐसे सवालों में ना हमेशा क्या करो, पहले यहाँ वर्क भी एज्यूम कर लो, एफिशिएंसी भी ले लो। 30 20 40 25 50 इन सब की अगर मैं एलसीएम ले लूँ, मान लीजिए 600 यूनिट वर्क है, तो इसकी एफिशिएंसी 20 होगी, इसकी 30 होगी, इसकी 15 होगी, इसकी 30 होगी, इसकी 12 होगी और इसकी 24 होगी, ठीक है भाई। अब यहाँ क्या कह रहा है? ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 2 days डी जॉइंड विद हिम। ए ने 2 दिन काम किया अकेले, तो 2 दिन में ए कितना कर देगा? ए की एफिशिएंसी 20 है तो 2 × 20 40। अब काम करने वाले कौन है? ए एंड डी। आफ्टर 1 day ए लेफ्ट द वर्क, तो ए और डी ने 1 day काम किया। ए और डी की एफिशिएंसी कितनी है? ए की 20 है, डी की 30 है, तो 20 + 30 50, तो ये 50 काम हुआ। अब ए लेफ्ट कर गया। डी अलोन वर्क फॉर 3 days, डी अगले 3 दिन काम करेगा और डी की जो एफिशिएंसी है वो 30 है, तो 3 × 30 ये हो गया कितना? 90 एंड लेफ्ट द वर्क एंड हैव कंप्लीटेड द रेस्ट वर्क। अब ये काम हो चुका है 40 + 50 90 90 180। अब काम टोटल है 600 - 180, अब बचा कितना? 420। इस काम को
एफ कर रहा है, एफ की एफिशिएंसी कितनी है 24, तो 420/24 इतना टाइम एफ को लगा। अब ये कटेगा, 6 से गया 70, 6 से गया 4, 2 से गया 2 और 2 से गया 35, तो ये आ गया 17.5 डेज। ठीक है, टोटल टाइम पूछा है। अब ये 2 डेज और ये 1, 3 और 3 6 और ये 23.5 डेज, या 23 1/2 डेज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ एक्स इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, एक्स जो है वो ए से 25% मोर एफिशिएंट है। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 20, अगर ए 20 है तो ये 25% मोर, इसका 25% 5 होगा, तो एक्स की एफिशिएंसी 25%। एंड वाई इज 20% लेस एफिशिएंट देन सी, जो वाई है वो सी से 20% लेस एफिशिएंट है। सी की एफिशिएंसी है 15, इसका 20% होगा 3, तो ये हो गया 12। फाइंड इन हाउ मेनी डेज एक्स एंड वाई विल कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क फॉर ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद एक्स। तो एक्स पहले दिन 25 करेगा, वाई अगले दिन 12 करेगा, तो दोनों मिलकर के 2 डेज में 37 यूनिट वर्क करेंगे। अब टोटल वर्क है 600, तो 600 तक पहुंचने के लिए 600 को 37 से डिवाइड कर लो। तो पहले 1 से गया 37, ये बचा 23, फिर ये 7 से तो नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं, 6 से चला जाएगा, 6 7 42, 4 6 3 18 और 4 22, तो 8 बचा। तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ठीक है, 16 दूनी 32, तो 32 डेज तो ये हो गए, और बाकी 8 यूनिट करने के लिए x 8/25 डेज और लेगा, तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़े से आइडिया भी लगा लिया करो, ऐसा नहीं है कि अंधाधुन होके भागना है, चीज़ों को बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 डाल के दिया गया है। इन हाउ मेनी डेज ए सी एंड डी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो ए सी और डी, ए सी और डी की एफिशिएंसी क्या, ए की 20 है, सी की 15 है और डी की 30 है, तो 20 30 50 और 15 65, तो 600/65। और यहाँ बी ई एंड एफ, बी ई एंड एफ, तो बी 30 और ई 12 और एफ 24, तो ये हो गया 36 और 30 66, तो ये 600/66। ठीक है भाई, अब एक सिंपल सी चीज़ बताओ, अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करूं या 3 को 6 से डिवाइड करूं, 3 को 5 से डिवाइड करूं तो 0.6 आता है, 3 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 आता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जिसके नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो 600/65 और 600/66, इनमें से कौन ग्रेटर होगा, तो ये ग्रेटर होगा, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके से चीज़ें पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन जो हैं ये नंबर सीरीज के हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक, 1 बाय 1 इनका आंसर भी आप सबको करना है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। पहला है, आसान सीरीज है, सीरीज को देख के ही आइडिया लग सकता है आपको कि प्लस माइनस पे ही लॉजिक है। 20 से 24 पे गया +4, 24 से 32 पे गया +8, फिर यहाँ पे प्लस का 12, अगर यहाँ देखूँ +16, तो 4 का गैप है, तो प्लस का 20 अगर कर दें तो ये 80 हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो कई बार क्या होता है, फुल टॉस भी आती है, एक ओवर में अगर 6 गेंदे हैं तो भैया एक आध फुल टॉस भी आ जाती है, तो ये वही टाइप का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ फटाफट। देखो भाई यहां क्या लॉजिक यूज हो रहा है, देखने में तो पहले नजरिए में तो जो मुझे लग रहा है वो किसका लॉजिक हो सकता है, अगर यहां प्लस माइनस देखें तो +18, यहां देखूं तो +20 नहीं 19, हो सकता है ऐसे काम चल जाए। यहां देखें तो कितना, 15 में से 6 गया 9, +19 अगेन, एक लॉजिक जो मुझे समझ में आ रहा है, कई बार मल्टीपल, अगर मैं 19 है
17 इंटू 1 प्लस 2 करूँ तो 19, 17 इंटू 2 प्लस 3 कर दें, 17 दूनी 34 और 3 37, 17 इंटू 3 51 प्लस 5 56, 17 इंटू 4 68 प्लस 7 75, 17 इंटू 5 और नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 11, 85 और 11 96, तो 96 इज द राइट आंसर। फिर ये 17 इंटू 6 प्लस 13 102 115, ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। ये इतनी आसानी से नहीं आते हैं दिमाग में चीज़ें ना, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, बट थोड़ी प्रैक्टिस से अब एक आध आसान होता है, एक आध मुश्किल भी होता है पेपर में। चलो नेक्स्ट बनाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये तो सीधा 2 की पावर नजर आ रहे हैं। जैसे ये देखो 2 की पावर 1, 8 होता है 2 की पावर 3, 32 होता है 2 की पावर 5, तो यहाँ वैसे 2 की पावर 7 हो तो 128 होना चाहिए। ये 2 की पावर 9 होता है, ये 2 की पावर 11 होता है, ठीक है। तो 128 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वो 2 की पावर है ही नहीं, ठीक है। कोई भी ऑप्शन 128 को छोड़ के 2 की डायरेक्ट पावर्स नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 8 27 112 क्वेश्चन मार्क 3396। देखो भाई यहां भी बढ़िया लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक हो सकता है? देखने में एक झटके में तो जब आप पहली बार देखोगे ना क्वेश्चन को, देखते ही पता चल रहा है कि लॉजिक तो मल्टीप्लिकेशन पे है। पर मल्टीप्लिकेशन पे क्या लॉजिक है? 3 से अगर 8 पे जाऊं तो इंटू 2 प्लस 2, 8 3 जा 24 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, तो यहाँ इंटू 5 प्लस 5 तो 565, ठीक है, 565, फिर इंटू 6 प्लस 6, तो आसान लॉजिक था, ये आसान की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से वीडियो को पॉज करके फिर बनाओ। 28 109 173 222 258 क्वेश्चन मार्क। अगर देखें पहले नजरिए में लग रहा है 81 ऐड हो रहा है, 9 का स्क्वायर है। यहाँ देखूं 64 ऐड हो रहा है तो 8 का स्क्वायर है। यहाँ देखें तो 7 का स्क्वायर 49 ऐड हो रहा है। यहाँ 6 का स्क्वायर होना चाहिए 36, बिल्कुल। तो यहाँ 5 का स्क्वायर यानी 25 ऐड होगा, तो 283 बनेगा, राइट, गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो आसानी थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, एक आध क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, एक आध आसान था, ठीक है। चलो नेक्स्ट DI बनाओ। थोड़ी तबीयत भी ऐसी है तो मैं क्वेश्चन मैंने ठीक ठाक चूज किए हैं, ऐसा नहीं है पेपर में। अब मैं यहाँ सिर्फ मुश्किल मुश्किल करवाना पर्पज नहीं है, एग्ज़ाम का लेवल करवाना पर्पज है, ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि वैसे वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए जैसे एग्ज़ाम में आए चीज़ें। बनाओ तो देखो 10 to 13, आप लोग सोचो फटाफट से। बनाओ भाई फटाफट। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। फीमेल स्टूडेंट है इन स्वामी लाइब्रेरी
is y less than the female student in education library. Males in education library are y by 2. Females in Swami library are y. Female in Guru library are, ठीक है, तो 3 लाइब्रेरी है और उनमें मेल और फीमेल है, और साथ में यहाँ टेबल्स और चेयर्स का भी डाटा दिया गया है। तो पहले पूरा बनाना पड़ेगा ना टेबल। अब टेबल कैसे बनेगी देखो, यहाँ लाइब्रेरी ले लेते हैं, 3 लाइब्रेरी है। सबसे पहले स्वामी लाइब्रेरी है और एजुकेशन लाइब्रेरी है, और एक तीसरी है आपकी गुरु लाइब्रेरी। तो यहाँ एजुकेशन, यहाँ ले लो स्वामी, और यहाँ ले लिया हमने गुरु लाइब्रेरी। और इनमें भी जो डाटा है वो मेल का, फीमेल का, ठीक है, और फिर एक टोटल भी ले लो यहीं पे, और साथ में टेबल और चेयर का डाटा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। फीमेल स्टूडेंट इन स्वामी लाइब्रेरी इज वाई लेस देन द फीमेल स्टूडेंट इन एजुकेशन लाइब्रेरी, ठीक है। फीमेल स्टूडेंट इन स्वामी लाइब्रेरी इज वाई लेस देन द, फीमेल स्टूडेंट है स्वामी, इज वाई लेस देन द फीमेल स्टूडेंट इन एजुकेशन, दैट इज वाई, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। मेल्स इन एजुकेशन लाइब्रेरी आर वाई बाय 2. मेल्स इन एजुकेशन लाइब्रेरी आर वाई बाय 2. फीमेल्स इन स्वामी लाइब्रेरी आर वाई. फीमेल्स इन स्वामी लाइब्रेरी आर वाई. ये वाई है, तो एजुकेशन माइनस स्वामी फीमेल वाई है, तो एजुकेशन में 2y हो जाएंगी। फीमेल्स इन गुरु लाइब्रेरी आर वाई बाय 2 मोर देन द फीमेल्स इन स्वामी लाइब्रेरी. फीमेल्स इन गुरु लाइब्रेरी ये दैट आर y बाय 2 मोर देन द फीमेल इन स्वामी लाइब्रेरी. तो y प्लस वाई बाय 2 यानी 3y बाय 2. आगे कह रहा है टेबल्स इन गुरु एंड स्वामी लाइब्रेरी आर सेम. गुरु एंड स्वामी लाइब्रेरी आर सेम, ये दोनों सेम है, ठीक है। मेल्स इन गुरु लाइब्रेरी इज y बाय 2 मोर देन द मेल्स इन स्वामी लाइब्रेरी. मेल्स इन गुरु लाइब्रेरी, मेल्स इन गुरु लाइब्रेरी ये इज y बाय 2 मोर देन द मेल्स इन स्वामी लाइब्रेरी. तो प्लस y बाय 2 करना है यहाँ के लिए, पता नहीं यहाँ कितने, आगे देखते हैं जाके. चेयर्स इन एजुकेशन लाइब्रेरी इज 5y. चेयर्स इन एजुकेशन लाइब्रेरी इज 5y. चेयर्स इन स्वामी लाइब्रेरी, चेयर्स इन स्वामी लाइब्रेरी इसकी बात हो रही है. एंड टेबल्स इन एजुकेशन लाइब्रेरी आर सेम, ये और ये सेम है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, चेयर्स इन गुरु लाइब्रेरी आर 6y. चेयर्स इन गुरु लाइब्रेरी आर 6y. मेल्स इन स्वामी लाइब्रेरी आर y बाय 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ द मेल्स इन एजुकेशन. मेल्स इन स्वामी लाइब्रेरी ये जो है आर y बाय 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ द मेल्स. y बाय 100 प्लस 3 है, ये क्या है यार, ये y बाय 100 प्लस 3 है, ये चेक करना पड़ेगा ना ये किस तरीके से दिया गया है. y बाय 100 प्लस 3 टाइम्स, मेल्स इन स्वामी लाइब्रेरी आर, ये जो मेल हैं ये y बाय 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ द मेल्स इन एजुकेशन, तो इनटू y बाय 2. यही होंगे, और गुरु में तो फिर इसमें y प्लस 2 और ऐड हो जाएगा,
ये y बाय 100 प्लस 3, ये आगे स्वामी लाइब्रेरी के, और गुरु लाइब्रेरी में और इसमें y बाय 2 ऐड हो जाएगा, तो प्लस y बाय 2 कर देंगे, तो ये गुरु लाइब्रेरी में हो गया। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। चेयर्स इन स्वामी लाइब्रेरी, चेयर्स इन स्वामी लाइब्रेरी इज y लेस देन द चेयर्स इन एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन में 5y है तो यहाँ 4y, तो जितनी यहाँ चेयर थी उतनी यहाँ टेबल है भाई। सम ऑफ द मेल्स इन एजुकेशन लाइब्रेरी, सम ऑफ द मेल्स इन एजुकेशन लाइब्रेरी दैट इज y बाई 2 प्लस एंड फीमेल इन स्वामी लाइब्रेरी, स्वामी लाइब्रेरी में फीमेल कितनी है y, दैट इज इक्वल टू 300। तो ये 3y बाई 2 दैट इज 300, 3 से गया 100 तो y की वैल्यू आ गई 200। ठीक है, अगर y की वैल्यू 200 है तो एक बार के लिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। टेबल्स इन गुरु लाइब्रेरी, टेबल्स इन गुरु लाइब्रेरी दिस इज y मोर देन द टेबल्स इन एजुकेशन लाइब्रेरी। अगर ये 4y है तो ये 5y, और ये इक्वल है तो ये भी 5y। मतलब डाटा तो पूरा ही सोल्व हो गया है। ठीक है, बस ये देखना है कि चीज़ें फिट बैठ रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहले तो सीधा ही सोल्व कर लो, मुझे तो नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। y की वैल्यू 200 है तो 200 बाई 2, ये हो गया 100, ये हो गया 200 इंटू 2 400, और ये कितनी हो जाएंगी भाई फिर, ये स्वामी लाइब्रेरी के मेल हैं तो 200 बाई 100, 2 प्लस 3 5 इंटू 200 बाई 200, तो ये हो गया 500, और ये इससे y बाई 2 यानी 100 ज़्यादा है तो 600, और ये y ही है तो ये हो गया 200, और ये 3y बाई 2 है तो ये हो गया 300। ठीक है, और ये टेबल यहाँ कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 200 इंटू 4 800, चेयर होगी 1000, ये हो गया 1000, ये हो गया 800, ये हो गया 1000, और ये हो गया 1200। ठीक है, ये टोटल 100 प्लस 400 कितना हो गया 500, और ये 500 200 700, और ये 900। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपका। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया गया था, ज़्यादा लेंथी नहीं था, बट इस टाइप की चीज़ें तो मिलेंगी आपको, ये तो बहुत स्वाभाविक सा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखें अब इस पे। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल्स इन एजुकेशन एंड स्वामी लाइब्रेरी टुगेदर। मेल्स in education and Swami, males in education and Swami that is 100 or 500 600 to female in Swami and Guru library together, female in Swami and Guru तो 200 300 500, तो रेशियो कितना हो गया 6:5, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ 1/5 ऑफ द चेयर्स इन एजुकेशन लाइब्रेरी, ठीक है 1/5 ऑफ द चेयर्स इन एजुकेशन लाइब्रेरी, चेयर्स इन एजुकेशन लाइब्रेरी कितनी है 1000, 1000 का 1/5, एंड 1/4 ऑफ द चेयर इन गुरु लाइब्रेरी प्लस 1/4 ऑफ द चेयर्स इन गुरु, चेयर्स इन गुरु लाइब्रेरी 1200, 1200 का 1/4 आर डिफेक्टिव, देन फाइंड द नॉन डिफेक्टिव चेयर इन दीज टू। ठीक है, तो ये 1/5 है तो नॉन डिफेक्टिव यहाँ 4/5 होगा, ये 1/4 है तो 3/4 होगा, 5 से गया 200 तो ये 800, 4 से गया 300 ये 900, तो टोटल हो गया 1700, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 12। इफ 40% ऑफ द टेबल्स ऑफ स्वामी लाइब्रेरी आर पेंटेड इन रेड कलर, टेबल्स ऑफ स्वामी लाइब्रेरी, टेबल्स ऑफ स्वामी लाइब्रेरी कितनी है 1000, अब 1000 में से 40% आर पेंटेड इन रेड कलर यानी 400, 30% आर इन ब्लू कलर, ब्लू कलर में 300, रेस्ट आर इन ब्लैक कलर, ब्लैक में फिर 300 बच गई। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक कलर टेबल एंड टोटल मेल इन स्वामी लाइब्रेरी। ठीक है,
ब्लैक कलर 300 और टोटल मेल इन स्वामी लाइब्रेरी इज 500, तो 300 500 का डिफरेंस इज 200, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। If out of total student in Guru library, ratio of the science student to commerce student is this. गुरु लाइब्रेरी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं भैया? 900 में साइंस और कॉमर्स का जो रेशियो है 5:4 है, मतलब 500 और 400 है। देर आर ओनली दीज टू टाइप ऑफ स्टूडेंट, मेल साइंस स्टूडेंट आर 400, यहाँ मेल 400 है, तो फीमेल साइंस स्टूडेंट इज 100। फाइंड द फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट, तो साइंस टोटल मेल देख लो ना गुरु लाइब्रेरी में कितने हैं। गुरु लाइब्रेरी में टोटल मेल है 600, तो यहाँ पे फिर मेल होंगे 200, तो फीमेल होंगी 300, तो फाइंड फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट इज 300। ऑप्शन में ही नहीं है, 300 कैसे ले लिया ये? 400 माइनस 200 200 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, बना सकते हो आराम से, तो मतलब ठीक ठाक तरह से चीजें दी जाती है, तो अगर आप ट्राई करोगे तो बना पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप सोल्व करें, पहले वीडियो को पॉज कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 to 15। Each of the questions below consists of a question and 3 statements numbered 1, 2 and 3 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read all the statements and give answer. Find the time taken by A, B and C together to complete the work. If A work with 66.6% more efficiency and B work with this. अगर हमें ये पता चल जाए कि ए कितने दिन में करता है, बी कितने में करता है, सी कितने में करता है, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यही चीजें ढूंढनी होती है क्वेश्चन में। अब स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? सी अलोन टेक्स 6 days टू कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क। तो सी कंप्लीट काम करने में 6 days लेता है 1/4 में, तो कंप्लीट करने में 24 days लेगा। ठीक है, सेकेंड देखो कि A alone takes 25% more time than B alone to complete the work. A alone takes 25% more time than B alone to complete the work. A को B से 25% more लगता है, अगर ये 100 है तो ये 125 है, तो रेशियो होगा 5:4। And B alone takes 33.33% more than C alone. B को C से, अगर ये C 3 लेता है तो ये 4 लेता है, तो तीनों का रेशियो आ गया 5:4:3 का। तो इससे भी नहीं हो पाएगा अकेले, क्योंकि यहाँ से तीनों का रेशियो तो पता चल गया A B C कि 5, 4 और 3 है। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, A and B टुगेदर कैन कंप्लीट 3/8 ऑफ द वर्क इन 6 days। A और B 3/8 ऑफ द वर्क इन 6 days, तो 6/3 3 2 नीचे, तो A और B 16 days में करेंगे। व्हेन A वर्क विद 125% एफिशिएंसी, A अगर अपनी एफिशिएंसी का 125 से करे तो ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है, तो चेक कर लो, देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है कि the data in statement 1 and 2 together is sufficient to answer the question, while the data in statement 3 is not sufficient to answer the question. 1 और 2 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि A B C की टाइमिंग पता है और ये पता है, बट इससे हो जाएगा। वैसे तो ये सही है स्टेटमेंट, थर्ड अकेले से तो नहीं होगा, बढ़िया लिखा नहीं है ना। एंड स्टेटमेंट थर्ड अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। पहले कंबाइंड वाली स्टेटमेंट चेक करनी चाहिए। डाटा इन स्टेटमेंट 2 and 3 टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, वाइल डाटा 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये भी गड़बड़ है। द डाटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर और 2 and 3 टुगेदर इज, ये सही है। एनी ऑफ द 2 स्टेटमेंट, एनी में तो नहीं होगा, फिर इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनेगा, ये वाला सही है। ठीक है, अगर आप इसको और इसको कंबाइन करोगे हो जाएगा, सेकंड और थर्ड को करोगे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि A और B
अगर ए अपनी एफिशिएंसी से 3/8 ऑफ द वर्क 6 डेज में करते हैं, 1A वर्क्स विद 125% ऑफ एफिशिएंसी, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से टोटल वर्क एज्यूम कर लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेके 60 इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, 12 15 20। और फिर ये देख लो इसका 3/8 वर्क कितना होगा, 60 का 3/8, 8/3, तो 4 से गया 15, 4 से गया 2, 45/2 यूनिट, ठीक है। ये 6 दिन में करते हैं कौन, ए और बी टुगेदर। अगर ए वर्क्स विद 125, ए की एफिशिएंसी 12 है, तो ए अगर 15 से करे तो 15 छिके 90, ठीक है, ये आ गया। और बी कितना, 15 छिके 90, तो 180 हो गया भाई, ठीक है, 180 वर्क हुआ। और ये 145 मतलब आ जाएगा 45/2 यूनिट की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू 180/45/2, 45 से गया 4, ये बन जाएगा इससे, ठीक है। तो थोड़ा वाइजली चूज करना कभी भी, ठीक है। आंसर मतलब पहले और दूसरे से बन रहा है, दूसरे और तीसरे से बन रहा है, पहली नजर में लग रहा है कि ए से भी हो जाएगा, बी से भी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन वेसल ए एंड वेसल बी, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है कि वेसल ए कंटेन्स एसिड एंड वाटर रेशियो ऑफ 5:1, वेसल ए में एसिड और वाटर जो है वो 5:1 में है, एंड द वाटर इन वेसल बी इज लेस देन दैट ऑफ द एसिड इन, और बी के अंदर वाटर इन वेसल बी, ये जो होता है ये 1/7 14.28% होता है, जो ये 5/7 होता है। तो वाटर इन वेसल बी इज लेस देन दैट ऑफ दिस, इतना लेस है, तो 2:7 में होंगे। तो यहां एसिड और वाटर, तो ये 7:2 हो गया भाई। एंड द वाटर इन वेसल बी इज this % लेस देन एसिड, ठीक है। तो इससे तो कुछ नहीं पता चलेगा। चलो सेकंड स्टेटमेंट देखो, इफ बोथ वेसल ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 2:3, ए और बी को अगर 2:3 में मिक्स कर दें, द वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज 25% ऑफ द एसिड इन द न्यू मिक्सचर, इससे भी कुछ पता नहीं चलेगा। थर्ड में क्या रहा है, वाटर इन वेसल ए इज 8 लीटर लेस देन द वाटर इन वेसल बी, एंड इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल ए इज एडेड टू वेसल बी, द एसिड एंड वाटर इन द रेशियो बिकम्स 21:10, इससे भी नहीं होगा, अकेले से तो नहीं होगा। द डाटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, कोई तुक्की नहीं बनता है। 1 and 3 टुगेदर 1/3 से हो सकता है यार, क्योंकि यहाँ तो इसमें तो परसेंटेज में वैल्यू दी है या रेशियो में दी है, तो 1 और 2 को कंबाइन करके तो होगा ही नहीं। यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है 8 लीटर, तो यहाँ से हो सकता है, चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट तो ये है, थर्ड में कह रहा है कि वाटर इन वेसल ए इज 8 लीटर लेस देन द वाटर इन वेसल बी। अब मैं कहूँ कि ये 5x है और ये x है, ये 7y है और ये 2y है, तो वाटर in vessel A is 8 liter less than the water in vessel B, तो 2y minus 5x that is 8 liter. If the same quantity of water in vessel A is added to vessel B, then the acid and water in the ratio become 21:10. दोनों को मिक्स करें क्या, समझ में नहीं आ रहा यार, ये तो गड़बड़ कर दिया कुछ। वाटर इन वेसल ए इज 8 लीटर लेस देन द वाटर इन वेसल बी। चलो आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं घुसूंगा इसके अंदर, आप लोग बताओ, ठीक है। हो जाएगा ये, फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करने से होगा, बट कैसे होगा आप लोग आंसर करना, ठीक है। कमेंट करके बताना भाई क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा।
मैं ज़्यादा सोचने वाली स्थिति में नहीं हूँ अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 to 20। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और कुछ क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, क्या डायरेक्टली आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दोनों रूट भी नेगेटिव आएंगे, इसके दोनों रूट भी नेगेटिव आएंगे। अब बनाओ फिर। पहली इक्वेशन है 3x² + 7x + 4 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 3y² + 8y + 5 = 0। दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम 7 और प्रोडक्ट 12 हो, तो 3 और 4 होंगे, तो x के रूट आ जाएंगे -3/3 -4/3, तो एक आ गया -1, एक माइनस का 1.33। यहाँ से दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम 8 और प्रोडक्ट 15 हो, तो 3 और 5, तो y के रूट आएंगे -3 -5/3 एंड बाई 3, तो -1 और -1.66। अब ये इन दोनों के बीच में फंस गया भैया, ठीक है। कैसे बीच में फंस गया? ये इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, तो जब बीच में फंस जाए तो वहाँ कोई भी रिलेशन नहीं बनता, तो जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हरी अप गाइज, फटाफट। देखो मैं तो 1 सेकंड में आंसर कर सकता हूँ, इतनी मुश्किल इक्वेशन है, लेकिन देखो मैंने बहुत दफ़ा समझाया भी है कि ax² + bx + c = 0, ठीक है। जब भी ये b और c जब नेगेटिव हो, b चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है, तो यहाँ c नेगेटिव है तो यहाँ एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, यहाँ भी c नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, और जब भी ऐसा हो तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता। तो बिना सोल्व किए ही, बिना रूट को निकाले ही आपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थोड़ी सी टेढ़ी है इक्वेशन पर सोल्व करना पड़ेगा भाई, फटाफट बनाओ। पहली इक्वेशन क्या है? x² - 2 का क्यूब 8 होगा, ये 5, 8 + 5 13, तो -13x, और ये 49 - 7, 7² 49, तो कितना बच गया? 42, दैट इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन y² - 10 15y 64 - 8 56 इज इक्वल टू 0। अब दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम -13 प्रोडक्ट 42 हो, तो -6 -7, तो x की वैल्यू आ गई 6 और 7, यहाँ -15 और 56 है, तो -7 -8, तो y के रूट आ गए 7 और 8, तो ये जो 7 है ये इसके इक्वल है, इससे बड़ा है, 8 तो दोनों से बड़ा है, तो x इज लेस देन इक्वल टू y, दिया है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, x + 2 का होल स्क्वायर करना है पहले, तो a² + b² + 2ab - 1, तो ये बन गया x² + 4x + 3 = 0। ये इक्वेशन क्या बनेगी? a² + b² + 2ab, ये बन जाएगा y² + 2y - 3। तो यहाँ दो रूट ऐसे सोचो, सम 4 हो प्रोडक्ट 3, तो 3 और 1, तो x की वैल्यू आ गई -3 -1, यहाँ सम 2 हो प्रोडक्ट -3 हो, तो प्लस का 3 और माइनस का 1, तो y के रूट आ गए -3 और प्लस का 1, तो ये -1 इन दोनों के बीच में फंस गया भाई, -3 से ग्रेटर और 1 से छोटा है, बीच में फंस जाए तो हमेशा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। चलो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक DI और दे दूं होमवर्क, बहुत बढ़िया DI है, आप लोगों को आंसर करना है, वीडियो को पॉज कर लो, इसको सोल्व करो पहले, ठीक है, इसको सोल्व करो, पूरे क्वेश्चन देखो। थोड़ी तबीयत खराब है, वरना इसको भी सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो आप इसको पूरे को सोल्व करो पहले, इस पे फिर ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके, वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर बताना, ठीक है। और आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स पे जरूर इनरोल करें। अगर आपका टारगेट है ये बैंक के 6 एग्जाम, ठीक है, तो आपको इस कोर्स के अंदर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल,
करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर क्लासेज, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसमें ज़रूर इनरोल करिएगा। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें edutap.in। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। थोड़ी तबीयत खराब है, माफ़ी चाहूँगा, पर फिर भी हमने सेशन कोशिश की अच्छे से लेने की। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।